राधे। आज की कहानी है मातृत्व की छाया। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम होते ही रीना कॉफी बनाकर ड्राइंग रूम के सेंट्रल टेबल पर रखती है और फिर अपने ससुर जी को आवाज लगाती है, पापा जी कॉफी पी लीजिए आकर। आया बेटा कहकर ससुर जी अपने कमरे से निकलते, चुपचाप कॉफी पीते और फिर अपने कमरे में वापस लौट जाते हैं। रीना घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है। बरसों से ऐसा ही चल रहा था। रीना के ससुर जी न किसी से ज्यादा बोलते थे और न कहीं आते जाते थे। चुपचाप अपने कमरे में आराम करते या फिर अखबार पढ़ते हैं। रीना से भी एक दो शब्दों में ही बात करते थे। रीना अक्सर सोचती थी कि पापा जी इतने रूखे क्यों हैं, कौन सा दर्द है जो वे अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। पर उसे अपने सवाल के जवाब नहीं मिल पाते थे। घर में सिर्फ 4 ही प्राणी थे, पर एक प्राणी की अलग अलग दिनचर्या थी। रीना सबसे पहले 6 बजे उठकर घर की साफ सफाई करना, नहाना, पूजा करना और फिर नाश्ता बनाने में लग जाती। उसके बाद उसके ससुर जी 7 बजे उठते थे। नित्य कर्म करने के बाद भगवान की पूजा करते थे। फिर वह अपने कमरे में चले जाते थे। 8 बजे रीना के पतिदेव रमेश उठते थे और रीना के बेटे पिंटू का उठने का कोई समय निश्चित नहीं था। जब दिल करता तब उठ जाता। अभी सिर्फ वह 5 बरस का ही था। रीना की सास नहीं थी। उसकी शादी के 1 साल पूर्व ही वह परलोक सिधार गई थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। रीना के पति रमेश 3 भाई थे। उमेश अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। वहाँ किसी लड़की से प्रेम हो गया। वह उससे शादी करके वहीं बस गया। दूसरा भाई अखिलेश था। बेंगलुरु किसी अध्ययन के लिए गया था। वह भी प्रेम विवाह करके वहीं सेटल हो गया। वह बेंगलुरु में चार्टर्ड अकाउंटेंट था। रमेश सबसे छोटा था। वह भी बैंक में अच्छे पद पर था। पापा अपनी बीवी रीना और 5 साल के बेटे पिंटू के साथ बहुत खुश था। पत्नी वियोग को छोड़कर बाकी भरा पूरा संसार था पापा जी का। फिर भी जाने क्या बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। फिर भी वो किसी से जाहिर नहीं करते थे, ऐसा रीना को लगता था। पापा जी के स्वभाव के कारण वह दुखी रहती थी। उसका भी मन करता था कि वह भी बाकी बहुओं की तरह अपने ससुर जी से 2 टूक बातें करे। रमेश ड्यूटी चला जाता। बेटा अपने खेलकूद में लगा रहता और पापा जी कमरे में रहते। ऐसे में रीना बिल्कुल अकेली घर में परेशान हो जाती थी, पर वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती। उसके ससुर जी बहुत ज्यादा ही खुशक स्वभाव के थे। रीना से बोलने की बात छोड़ दो, जब वह अपने पोते पिंटू से भी बहुत कम बोलते थे। रीना के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वह अपने ससुर में ही अपने पिता का रूप देखती थी। पर उनसे अपने लिए पिता का प्यार ना पाकर वह बहुत ही गुमसुम रहती थी। इसके बावजूद रीना ने कभी भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन उसने हार कर रमेश से शिकायत कर ही डाली। उसने कहा, तुम पापा जी से बोलते क्यों नहीं, उनसे बातें करके उनके दिल की पीड़ा को समझते क्यों नहीं। जरूर कोई बात है, वो बहुत चुप से रहते हैं। देखो रीना, मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह सदा से ही ऐसे हैं। रमेश बोला, ऐसा क्यों कहते हो जी, कभी तो उनके दिल का हाल चाल पूछ ही लिया करो। रीना ने रमेश से शिकायत करते हुए कहा, हाँ यही सच है, बचपन से ही माँ ने ही सब कुछ किया है हमारा, और फिर तुम हो ना उनका हालचाल बताने के लिए। कहकर रमेश चुप हो गया। मैं तो हूँ, रीना ने तुनक कर कहा। पर रीना हार कहाँ मानने वाली थी। उसने रमेश से खूब कहा, पर रमेश ने साफ साफ कह दिया कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। रीना मन मार कर रह गई, पर पापा जी का इतना शांत रहना उसके लिए खलदाई बना हुआ था। अगले दिन सुबह, पापा जी आ जाइए, आपकी कॉफी रेडी है। आज रीना भी अपनी कॉफी पापा जी के साथ ही पीने के लिए ले आई थी। हाँ ये बेटा, कहते हुए पापा जी अपने कमरे से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए और काफी की चुस्कियों के साथ टीवी पर न्यूज देखने में व्यस्त हो गए। एक तरफ सोफे पर रीना बैठी थी। उसने पापा जी से कुछ बातचीत का सिलसिला चालू किया। पापा जी, मैं सोच रही हूँ इस पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुन लो, आपका क्या विचार है। हाँ अच्छा
अच्छा सोचा है बेटी, पापा जी बोले। पर पापा जी, मैं किसी पंडित महाराज को नहीं जानती, आपकी नज़र में कोई हो तो आप बता दीजिए। रीना पूछती है। हाँ, मेरे पास नंबर है, अभी दे दूंगा, पापा जी ने उत्तर दिया। अच्छा पापा जी, आपकी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? रीना उनसे बड़ी हिम्मत करके पूछती है। हाँ पापा जी बोले और कॉफी का खाली कप मेज पर रखकर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। जाते जाते उन्होंने पिंटू को बुला लिया, पर रीना ने उनके चेहरे के यकायक बदले भाव को स्पष्ट भांप लिया था। वो बेटी कुछ सोच रही थी कि तभी पिंटू नंबर लेकर आ गया। उसने नंबर वाली पर्ची मम्मी को पकड़ाई और फिर अपने कमरे में जाकर खेलने लगा। रीना ने पंडित जी से फोन पर बात की और फिर उनके द्वारा बताए हुए सामान की लिस्ट बनाने लगी। लिस्ट बनाकर अपने पर्स में डाल दी और स्वयं किचन में खाना बनाने लगी। पूर्णमासी में अभी 2 दिन शेष थे, इसलिए उसने सोचा कि इन 2 दिनों में रमेश के साथ जाकर पूजा का सारा सामान ले आएगी और हो सकता है पंडित जी के आने से पापा जी भी खुलकर थोड़ा हंस बोल लेंगे। उनकी जान पहचान वाले हैं तो हो सकता है उनकी आपस में अच्छी मित्रता हो। अगले दिन रमेश के साथ जाकर सारा सामान वो मार्केट से ले आई। पूर्णमासी के दिन पंडित जी भी नियत समय पर उनके घर पर आ गए। आइए चाचा जी, पूजा का सारा सामान मैंने एकत्रित करके रख दिया, आइए। रीना पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर खुश होते हुए बोली। हाँ बेटी, बस मुझे पैर धोने का स्थान दिखा दें, पंडित जी रीना से बोले। रमेश ने पंडित जी के पैर धुलवाए और उनके लिए आसन लगा दिया जहाँ पूजा होने वाली थी। पिंटू, जल्दी से जाकर अपने दादाजी को बुला ला, कह देना कि पूजा करवाने वाले दादाजी आ गए हैं, रीना ने पिंटू से कहा। पिंटू दौड़कर दादाजी के कमरे में चला जाता है। दादाजी चलिए ना बाहर, पूजा करवाने वाले दादाजी आ गए हैं। पिंटू उत्साहित होते हुए दादाजी का हाथ पकड़कर खींचकर कमरे से बाहर ले आया। पापा जी और पिंटू दोनों आकर पूजा वाले स्थान पर बैठ गए। पापा जी ने पंडित जी से प्रणाम किया और फिर पंडित जी ने उनसे उनका हालचाल पूछा। उन्होंने उत्तर दे दिया। अब रीना और भी ज्यादा परेशान हो गई। अपने हम उम्र मित्र से भी पापा जी खुलकर हंसकर नहीं बोल रहे थे। रीना ने शिकायत भरी नजरों से रमेश की तरफ देखा, जैसे कि उसकी नजर यह पूछ रही हो आखिर माजरा क्या है। और रमेश पहले ही भांति निरुत्तर सा प्रतीत हो रहा था। इतनी गंभीरता शायद ही किसी को पसंद हो, पर रीना को तो बिल्कुल नहीं। फिर भी उसने अपना मन पक्का कर लिया कि पूजा होने के बाद पंडित जी के खाने की व्यवस्था उसने पहले से ही कर रखी थी। उसने सोचा कि हो सकता है खाने के दौरान ही पापा जी और पंडित जी खुलकर हंसे बोले और एक दूसरे से खुलकर संवाद कर सके। बस इसी उम्मीद से रीना आगे बढ़ रही थी। पूजा के उपरांत रीना गर्मा गर्म कचौड़ी और पूड़ी तलने लगी। रमेश ने ड्राइंग रूम में खाना लगवा दिया। पंडित जी जमीन पर बिछे आसन पर पालथी लगाकर बैठते ही आवाज देते हैं, अरे ओ गिरजा प्रसाद, जल्दी से आ जाओ, बिटिया ने खाना लगवा दिया है। अपने कमरे से निकलकर पापा जी ड्राइंग रूम में आकर कहते हैं, अरे मोहनलाल जी, आप हमारे जजमान हैं, पहले आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, हम लोगों के बीच में भी जजमानी और यजमानी चलेगी, हम जजमान बाद में हैं, पहले आपके मित्र हैं, यह याद रखिए। हाँ हाँ हाँ, पंडित जी ने हंसते हुए कहा और उनसे पुनः आग्रह किया कि वह उनके साथ भोजन करें। पंडित जी के बार बार कहने से पापा जी दूसरी ओर चादर बिछी थी उस पर बैठ गए। तभी रीना पूरी और कचौड़ी लेकर आती है और दोनों लोगों का खाना अपने हाथ से परोस कर देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। रमेश वहीं पर बैठ जाता है और कहो गिरजा, क्या हालचाल है, तबीयत तो ठीक रहती है ना? पंडित जी ने पूरी का निवाला मुंह में रखते ही पूछा। हाँ हाँ, तबीयत को क्या होना है, अब तो बस ईश्वर के घर से बुलावा आना बाकी है, बड़ी ही गंभीरता से पापा जी बोले। रीना पर्दे के ओट से उन लोगों की बातें सुन रही थी। अरे भाई गिरजा, ये कैसी बातें कर रहे हो, बुझी बुझी सी तुम्हारी वह जिंदा दिली और खुश मिजाजी वाली हंसी सुनने को कान तरस रहे हैं। भाभी जी क्या गई, तुम तो एकदम मौन हो गए। अरे ऐसी बात नहीं है मोहनलाल जी, बस वक्त वक्त की बात है। पापा जी ने
बात को लगभग खत्म करने की कोशिश की। तभी रीना ने रमेश को आवाज लगा दी, अरे सुनिए पिंटू के पापा, जरा यहाँ आइएगा। हाँ आया, कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर रीना रमेश को समझाती है कि वहाँ से हट जाओ, वह पुराने मित्र हैं, आपस में कुछ बातें करेंगे। हमें भी तो पता चले कि पापा जी के मन में ऐसा क्या है जो इतने खामोश हो गए हैं। रमेश को भी लगा कि वह बात सही कह रही है। रमेश ने अंदर जाकर पंडित जी और पापा जी से कहा कि उसे फोन आया है, अर्जेंट किसी से बात करनी है और जो कुछ लेना हो वो आपको पिंटू दे देगा। उन्होंने वह पिंटू को बिठा दिया और स्वयं बाहर गए। उधर पंडित जी बार बार गिरजा प्रसाद से पूछ रहे थे कि वह अब बाहर भी नहीं निकलते, कहीं आते जाते भी नहीं, क्या वे बहू बेटे से खुश नहीं है। तब उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान ने मुझे बहू के रूप में बेटी दी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे रीना जैसी बहू मिली है। वह देवी स्वरूपी बेटी मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे रूखे व्यवहार को वह सर आंखों पर रख लेती है। अब क्या बताऊँ, मोहनलाल जी जो परदेश गए वह वहीं के हो गए। उन्होंने पलटकर एक बार भी नहीं देखा कि मेरे माता पिता का क्या हाल है। मेरी पत्नी का देहांत हुआ तो बड़ा बेटा तीसरे दिन आया और दूसरा बेटा दूसरे दिन। जिसने उन्हें पैदा किया उसका तो वह कर्ज उतार नहीं पाए, तो मैं क्या सोचूं कि मेरे मरने पर वो आएंगे। हाँ, हो सकता है संपत्ति का बंटवारा करने अवश्य आए। मेरे तीनों बेटे मुझसे बातचीत करना उचित नहीं समझते। बस मेरी एक ही बेटी रीना और एक पोता ही है जिसे हक से अपना कह सकता हूँ मैं, जिनके लिए मेरी सांसें अभी तक चल रही हैं। मैंने अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई और बड़े वाले को विदेश भेजने के लिए अपने पुरखों की जमीन गिरवी रख दी, जिसे मैं आज तक छुड़वा नहीं पाया। मैं रिटायर्ड कर्मचारी, मेरे पास गुंजाइश भी नहीं। उन दोनों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, पर जिसके पास मुझे दाना पानी नहीं मिला उसके लिए इस मकान के सिवा मेरे पास कुछ देने के लिए उन दोनों बेटों ने एक बार भी मुझसे यह नहीं कहा, हाँ पिताजी अब कमाई होने लगी है, चलो जमीन छुड़वा लेते हैं। मैं किससे क्या शिकायत करूं? सभी का गुस्सा मैं उस बेचारी बच्ची पर निकालता हूं और फिर कमरे में जाकर खूब रोता हूं, पर क्या करूं, असहाय हूं। चाहकर भी मैं उसे कोई खुशी नहीं दे सकता। इतना कहकर गिरजा प्रसाद फूट फूट कर रोने लगे। साथ में मोहनलाल भी खूब रोए अपने मित्र की दशा देखकर कि कहने को तो 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, पर सिर्फ रीना ही उनके मन में चल रहे अंतर्द्वंद को समझ पाई। किसी और को उनसे कोई मतलब ही नहीं था और पर्दे के पीछे खड़ी रीना और रमेश दोनों खूब रोए जा रहे थे। रीना और रमेश कमरे में आए और पिताजी के पैरों में गिर गए। रमेश रोते रोते बोला, पिताजी मुझे माफ कर दो, आप इतने दुखी थे और मैं समझता रहा कि यह आपका स्वभाव है। आपके दिल के भीतर मैंने झांकने की कोशिश नहीं की। मैं आपका गुनहगार हूँ और रीना मैं तुम्हारा हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। तुमने मेरे पापा को अपने पापा की तरह समझा, उन्हें जानने की कोशिश की और उनकी अपने पापा ही समझती हूँ। और इतना कहकर रीना भी रोने लगती है। पंडित जी ने भी बहुत समझाया गिरजा प्रसाद को और कहा कि हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें, इतने अच्छे बहू बेटा मिले हैं, उनके संग हंसी खुशी रहें। रमेश ने अपने पापा से वादा किया कि वह पुरखों की जमीन जल्दी से जल्दी अपने भाइयों की मदद से छुड़वा लेगा। रमेश ने अपने भाइयों से बातचीत की इस बारे में। पहले तो भाइयों ने ना नुकुर किया, उसके बाद दोनों ने जमीन छुड़वाने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। पिंटू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जमीन भी छूट चुकी थी। आज पापा जी बहुत खुश थे। तीनों बहुएं साथ में मिलकर किचन में खाना बना रही थी और तीनों भाई पापा जी के कमरे में बैठे पापा से बातें कर रहे थे। खाना तैयार हो गया, सब लोगों ने खाना खा लिया और आराम करने लगे। शाम के 5 बज रहे थे। रोज की तरह रीना पापा जी की कॉफी लेकर उनके कमरे में गई। उसने देखा पापा जी का मुंह खुला हुआ है और वो पसीने में लथपथ है। उनके हाथ से कॉफी छूट गई।
बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगी, पापा जी क्या हुआ आपको? पिंटू के पापा जल्दी आओ, आकर देखो। सभी दौड़ते दौड़ते पापा जी के कमरे में आए कि तभी रीना पापा जी के पास बैठ गई। पिंटू, पानी दे बेटा जल्दी से। अभी सब लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रीना ने अपने हाथों से पापा जी के खुले हुए मुंह में पानी डाल दिया और पापा जी के एकदम से एक हिचकी आ गई और उसके बाद उनका जिस्म धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। शायद पापा जी के मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। पापा जी शायद उस मातृत्व की छाया में ताउम्र के लिए सो चुके थे, जिसमें उन्होंने अपनी माँ और अपनी बेटी दोनों की छवि देखी थी। आज उसी के हाथ से उन्हें जलापर्ण भी हुआ। आंखों में रीना के लिए अपार स्नेह और आशीर्वाद था। सभी बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे, पर रीना कुछ ज्यादा ही रो रही थी। और रोए भी क्यों ना, जब से शादी होकर आई थी उनकी छत्र छाया में रह रही थी, आज बिल्कुल अकेली रह गई थी। मम्मी जी और पापा जी की फोटो का ही साथ शेष था उसके पास। पिंटू को अक्सर उसके दादाजी की बातें बताया करती थी और पिंटू से आग्रह करती कि वो अपने पापा और मम्मी दोनों से हालचाल पूछे, बातें करे, जिससे कभी बुढ़ापे में उसके पापा को उससे कोई शिकायत ना हो। पापा जी के आशीर्वाद से रीना और उसके परिवार का खुशमय जीवन व्यतीत होने लगा। और इस प्रकार हमारी आज की कहानी मातृत्व की छाया संपूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।